हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है फॉलो मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी को आज एसएससी जीडी का मैथ का प्रैक्टिस नंबर दूसरा कराया जाएगा और जितना इंपॉर्टेंट जीडी के लिए है उतना ही इंपॉर्टेंट ये दिल्ली पुलिस जो आपकी आने वाली परीक्षा है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो आने वाली परीक्षा है उसके लिए भी उतना ही ये काम करेगी। तो आइए हम लोग मैथ का प्रैक्टिस नंबर पहला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या करा। जरा देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या करा है। करा कि यदि किसी संख्या के वर्ग से 20 का क्यूब को घटाया जाता है तो प्राप्त उत्तर 4321 होता है, तो वह संख्या कौन सी है। करा किसी संख्या के मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, x है, और करा इसके वर्ग में से यानी इसके वर्ग कर दीजिए और क्या करा इसमें से घटा जाता है यानी इसमें से ना घटा जाएगा तो घटा दीजिए, तो 20 का क्यूब करा घटा दीजिए तो कितना प्राप्त होता। प्राप्त होने का मतलब होता है कि बराबर और कितना प्राप्त होता है 4321। यही बात कर रहा है यानी किसी संख्या के वर्ग में से 20 का क्यूब को हमने माइनस कर दिया और प्राप्त हो रहा है 4321, तो पूछ रहा वो संख्या क्या है। आइए जरा देखते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये माइनस 20 का क्यूब करेंगे तो आपका हो जाएगा 8000 बराबर 4321। तो यही एक्स स्क्वायर बराबर ये उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 4 12 और बाकी ये 3 0 यानी 12 और 321 ये हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर अगर 12321 तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 111। आपको एक लाइन में कैसे पता चल गया, चलिए वो बता देते हैं आपको। इसका आंसर हो गया 111। जरा देखिएगा 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ नहीं भी बता रहे हैं तो देखिए 11 का वर्ग होता है 121। ये दो अंक है ना 11 में, एक और एक दो बार है ना, तो एक है लिखिए फिर 2 लिखिए फिर वहीं से उल्टा कर दीजिए। नहीं समझे तो इस बार समझ जाएंगे। अगर हम कह रहे हैं 111 का वर्ग तो ये 3 अंक है ना, यानी एक एक और एक है ना, इसको 3 बार लिखिए यानी 1 2 3 और यहीं से उल्टा हो जाइए यानी 2 1। देखिए 12321। अगर आपको निकालना है 1111 का वर्ग तो आपको क्या लिखेंगे यानी 1 2 3 4 और उल्टा कर देंगे 3 2 1। अब समझ में आ गया होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरा इसका भी आंसर आप लोग बता दीजिएगा कि 5 बार 1 है तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ गया आपका कि x बराबर 111। यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया ना, तो इसका आंसर आपको आ गया 111। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 4523 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यानी 4523 को पूर्ण वर्ग बनाना चाहता है और कह रहा है कि उसमें कितना जोड़ दिया जाए। अभी 4523 पूर्ण वर्ग नहीं है, उसमें कितना जोड़ा जाएगा तब तो पूर्ण वर्ग होगा। इसका मतलब सबसे पहले एक बात हम आपको बता दें, जरा बताइएगा। अगर 1 का वर्ग ज्ञात करें तो इकाई अंक 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। 2 का वर्ग का इकाई अंक क्या होता है 4 होता है, 4 होता है, ठीक ना। 3 का वर्ग का इकाई अंक क्या होता है 9 होता है। 4 के वर्ग का इकाई अंक, हम इकाई अंक की बात कर रहे हैं, हम इकाई अंक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 के इकाई अंक का वर्ग कितना होता है, ये होता है आप कहेंगे 6 होता है। 5 का इकाई अंक 5 होता है। 6 के वर्ग का इकाई अंक 6 होता है। 7 के वर्ग का इकाई अंक 9 होता है और 8 के वर्ग का इकाई अंक ये होता है 4 और 9 के वर्ग का इकाई अंक कितना होता है वो होता है 1 और 10 के यानी 0 किसी अंक के अंत में अगर 0 रहे तो उसका इकाई अंक क्या होता है, वो तो हमेशा 0 होता है। अब बात को समझिएगा। आपके पास अगर हम बात करें तो कुल कितने अंक होते हैं, तो आपके पास कुल कितने अंक हैं 0 से लेकर के 9 तक कुल आपके पास 10 अंक हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल 10 अंक हैं, है ना। उस 10 अंक में जरा देखिए 1 आ रहा है, 4 आ रहा है और कौन सा आ रहा है 5 आ रहा है, 6 आ रहा है और 9 आ रहा है और एक 0 आ रहा है। ये इतना संख्या तो आ रही है। यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0 1 4 5 6 या 9 है तो पूर्ण वर्ग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों बात है ना। लेकिन अगर यही बात कर रहे हैं कि कौन कौन से अंक बच रहे हैं, यानी 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 7 बच रहा है और 8 बच रहा है, अगर इसका इकाई अंक किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर ये आ जाए तो पूर्ण वर्ग तो नहीं हो सकता, चाहे वो
कुछ भी हो जाए। यहाँ पर तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर किसी का इकाई अंक अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है तो पूर्ण वर्ग बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब आते हैं प्रश्न पर। अब जरा देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा 4523 को पूर्ण वर्ग बनाना है तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए। जरा देखिएगा, अगर हम 101 जोड़ें तो इकाई अंक 3 और 1 4 होगा, तो 4 तो पूर्ण वर्ग हो सकता है, यानी ये ऑप्शन अभी हो सकता है ना। अगला देखिएगा, 105 को अगर हम ऐड करें इसमें तो इकाई अंक क्या होगा, 5 और 3 8, और 8 आया तो 8 का जो इकाई अंक अगर 8 आता है तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, अर्थात ये तो नहीं होगा। ये बात समझ में आया, क्योंकि इकाई अंक अगर 2 3 7 8 आया तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, और ये सब अगर अंक आ रहे हैं तो पूर्ण वर्ग हो सकता है ना। चलिए, हो सकता है कि हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन की बात, अगर अगला ऑप्शन की बात करें 110, तो 110 जरा बताइए, 3 और 0 को ऐड करेंगे तो इकाई अंक 3 ना आएगा, और 3 का है पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता जिसके इकाई अंक 3 आए। अब बचता है अगला ऑप्शन, तो ये है 229, तो 8 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 3 11 आया, और इकाई अंक 1 हो सकता है, यानी ये भी हो सकता है। पहले ये बात समझ में आया, इसी वजह से ये बात हम आपको समझाएं, तो ये ध्यान रखे रहिएगा कि किसी का भी अगर इकाई अंक आ रहा है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो चलिए जरा पहला ऑप्शन हम लोग लिया जाए, तो 101 को इसमें ऐड कर देते, क्योंकि यही कह रहा ना कि 4523 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ी जाने वाली संख्या सबसे छोटी से छोटी है कौन, तो चाहे या तो ये होगा या तो ये होगा। 2 ऑप्शन तो अपने आप कट गए हैं, तो आइए ऐड करते हैं। तो 3 1 हो गया 4, 2 5 1 6 और ये 4, तो 4624, और 4624 हम आपको बताते हैं कि ये 68 का वर्ग होता है, और ये किसके किसके बीच में, अगर देखा जाए तो 60 और 70 के बीच में है ना। तो 60 और 70 के वर्ग के बीच में है, तो या तो ये 62 का होगा या तो ये 68 का होगा। अगर 62 का होगा तो कितना हो जाएगा, ये 3600 के इर्द गिर्द जा रहा है, तो इसका मतलब ये किसका वर्ग होगा, ये 68 का वर्ग होगा। चलिए वर्ग निकालना भी हम आपको सिखा दे रहे हैं, ये 68 का वर्ग है, ठीक है ना, यानी आपका आंसर होगा 101। आइए जरा आपको हम वर्ग निकालना सिखा दें, 1 से लेकर के 100 तक का वर्ग आप चुटकियों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जरा देखिए, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, कोई दिक्कत नहीं। 8 का वर्ग हो जाएगा 64, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 3 अंक हैं ना, यानी 6 8 और ये 2 है, इन सभी का गुणा कर लीजिए। तो जरा गुणा कर ले, तो 8 6 के 48, और 48 दूना हो गया 96, और एक अंक छोड़ के लिखिएगा, अर्थात इधरियों लिखिएगा, तो 96 हो गया। इसी को जोड़ दीजिए, ये 4 हो गया, 6 6 12 हो गया, 9 6 15 1 16 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4624 आया कि नहीं आया, ये 68 का वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा और भी कोई संख्या ज्ञात कर लिया जाए। चलिए 62 का वर्ग ज्ञात कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो 2 अंक लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि 0 4, 6 दूना 12, 12 दूना 24, एक अंक छोड़ के लिखिए, 24 लिख दीजिए, ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 2 8 हो गया, 3 3844। इसी वजह से बोल रहे ना कि 62 का वर्ग नहीं है, 62 का वर्ग 3844, और यह 4624। कोई एक अंक और बता देते हैं हम आपको, 99 ले लीजिए, तो 99 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा 81, और 9 9 हो जाएगा 81, कोई दिक्कत नहीं। अब 9 9 81, और 81 दूना आपका हो गया 162, एक अंक बाद छोड़ के लिखिएगा, अर्थात 162 को कुछ इस तरीके से लिख देंगे। इसको जोड़ दीजिए, 1 हो गया, 8 2 10 हो गया, 1 आया, 6 1 7 1 8 आया, और 8 1 9 आया, 9801 इसका वर्ग होता है, ठीक है ना। यानी 99 का वर्ग होता है 9801, यानी वर्ग निकालना भी सीख गए, और इसका आंसर आपको हो गया 101, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट इसको नोट भी करते चलिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करें अगले क्वेश्चन की। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, और आंसर भी आप इसको बताइए। जो आपको सवाल आते हैं तुरंत साथ में प्रैक्टिस करिए, जो नहीं आते हैं उसको देख लिया करिए, ठीक है ना। तो जीडी का भी एग्जाम देख रहे हैं ना, जो एग्जाम डेट है वो जनवरी में दे रखा है, तो उम्मीद है कि जनवरी के शुरुआत में ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि सीजीएल का भी एसएससी का ही एग्जाम कराता है, तो सीजीएल का भी उसने दिसंबर डेट दे रखा था। अब दिसंबर डेट तो दिया, और 1 दिसंबर से ही शुरू हो गया, तो हो सकता है कि आपका भी एग्जाम 1 जनवरी से शुरू हो जाए जीडी का, ठीक है ना। ऐसे कुछ ही दिन बाद अभी जस्ट देखने को आपको एक नई वैकेंसी मिलेगी, दिल्ली पुलिस, और उसका भी पेपर फरवरी तक हो जाएगा,
ठीक है ना। एग्जाम कराने में एसएससी वाले लेट नहीं करते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करा जाए। चलिए देखिए क्या करा, यदि दुकानदार 18 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर 6 वस्तु निःशुल्क देता है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करिए। इसका मतलब हुआ, जरा समझिएगा, 6 तो छूट दे रहा है, 6 क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। 18 खरीदा, मान लेते हैं कि आप गए और 18 खरीदे और 6 ठो मुफ्त मिल गया, तो ले दे करके आपके पास कुल कितना हो गया, 24 ना हो गया। तो उसी 18 की वजह से ही तो 6 आपको मुफ्त मिला है। अगर 18 ना खरीदते तो 6 मुफ्त मिलता का आपको, नहीं मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास कुल कितने वस्तु हो गई, 24 ना हो गई। अच्छा छूट है तो कितना हो जाएगा, यानी 6/24 परसेंटेज निकालते हैं तो गुणे 100 कर देते हैं बस। यानी 6 चौक को 24 और 4 25 100, यानी 25% आपका क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा। बातें समझ में आई कि नहीं आ गई। यानी व्यक्ति गया था 18 वस्तु खरीदने, 6 उसको मुफ्त में मिला तो उसके पास कुल वस्तु हो गया 24, 6 फायदा है तो 6/24 गुणे 100, 25% आपका आंसर आ गया। यानी इसका आंसर आ गया 25%। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जरा देखिए क्या करा। एक दुकानदार ने 2 मोबाइल प्रत्येक को 1995 रुपए में खरीदा। 2 मोबाइल है उसको खरीद रहा है 1995 रुपए में। एक पर 5% का लाभ, यानी पहले वाले पर मान लेते हैं कि 5% का लाभ हो रहा है और दूसर के वाले पर कह रहा है 5% का हानि हो रहा है। दूसर के वाले पर 5% का हानि हो रहा है। तो पूछ रहा पूरे लेन देन में, पूरे लेन देन में का मतलब दोनों वस्तुओं को जब वो खरीद रहा है तो पूरे लेन देन में बताइए उसका लाभ होगा कि हानि होगा। तो आइए हम आपको बता दें कि इस तरीके से अगर कभी भी 2% देता हो तो आपको प्रभावी परसेंटेज निकालना हो तो फार्मूला होता है A + B + AB/100। अगर लाभ हो रहा है तो प्लस लिखेंगे, हानि हो रहा है तो माइनस लिखेंगे। तो लाभ कितना है 5% तो 5 कर दीजिए, हानि कितना है -5 तो -5 कर दीजिए। अब प्लस और माइनस का गुणा होगा ना A और B, यानी माइनस हो जाएगा 5 × 5 बटा 100। 5 से 5 कट जाएगा, 5 × 5 = 25, चौक को 100 हो जाएगा ना। तो -1/4 और -1/4 का मतलब होता है -2.5%। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या हो रहा है आपको 2, यही ना, % की हानि हो रही है। यानी 0.25% की क्या हो जाएगी, आपकी हानि हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर आपका आ गया कि 0.25% की हानि, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। चलिए तो याद रखे रहेगा कि कभी और ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, ठीक है ना। तो 2 वस्तुएं खरीदी जा रही हैं सेम रेट पर, तो जब सेम रेट पर खरीदा जाएगा तो अगर बात कर रहा प्रभावी परसेंटेज की तो आप इसी तरीके से लगा देंगे, ठीक है ना। A + B + AB/100 पर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल जरा देखिएगा। ये कह रहा है शंकु के आयतन की बात कर रहा है और इतना ऊंचाई दे रखा है। तो सबसे पहले शंकु के आयतन की बात करें तो आयतन का फार्मूला तो पता होना चाहिए ना। तो शंकु के अगर आयतन की बात करें तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है। शंकु की बात करें तो देखिए ये है आपका शंकु, ठीक है, ये है आपका शंकु। शंकु में एक त्रिज्या होता है, एक ऊंचाई होता है और एक तिरछी ऊंचाई होता है। तो अगर आयतन की बात करें तो फार्मूला होता है 1/3 πr²h। अगर वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है πrl। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला नोट करिएगा πr कोष्टक में l + r। और अगर तिरछी ऊंचाई की बात करें तो होता है l² बराबर करणी में h² + r², सॉरी l बराबर r², ठीक है। या आप लिख सकते हैं l² बराबर h² + r², ठीक है ना। चलिए ये वही पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है ना, ये समकोण बना रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि हमको दिया क्या है। हमको क्या दिया है, शंकु का आयतन दे रखा है, कितना दे रखा है 507 पाई, और फार्मूला क्या होता है वो 1/3 πr²h, यही ना। चलिए अब देखिए इसमें किसका वैल्यू दिया है, r का वैल्यू ना दिया है। तो r का वैल्यू है कितना 13, यानी r बराबर हम 13 रख देंगे तो h का मान ज्ञात हो जाएगा। तो जरा देखिए पाई से पाई कट जाएगा तो 507 बराबर हो जाएगा 1/3 गुणे r का वैल्यू है 13, तो 13 गुणे 13 गुणे h। तो 13 से कितनी बार में कट जाएगा, 13 × 3 = 39 और 13 × 9 = 170 और 13 × 3 = 39। इधर 3 है और इधर /3 है तो इधर गुणा करेगा तो 3 × 3 बराबर h, अर्थात h का वैल्यू कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया तो 9 सेंटीमीटर, आपका ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत
नहीं है। तो फार्मूला नोट करिएगा, ये चारों फार्मूले फंक में आपको पता होना चाहिए, कहीं कहीं से फिर इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपको फार्मूला पता होता तो इस सवाल आपके लिए देखिए जरा सा कितने में है, 3 लाइन में, तो आपका इसका आंसर आ जा रहा है। ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या कह रहा है। 2 ट्रेनों की गतियों के बीच का अनुपात है 2:5, यानी 2 ट्रेन है और उसकी गति का अनुपात क्या है, 2 और 5 का अनुपात है। अच्छी बात है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर दौड़ती है तो पूछ रहा दोनों ट्रेनों की गति के बीच का अंतर। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। यानी अगर बात करें ट्रेनों का जो गतियों का अनुपात है, यानी चाल की बात अगर करें तो गति का अनुपात है 2:5, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब अगर इसको कहें 2x और इसको कहें 5x तो कोनो हर्ज नहीं है। यानी पहली ट्रेन की गति, ट्रेन 1 की गति है 2x और ट्रेन 2 की गति है 5x, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में, पहली ट्रेन 5 घंटे में, तो चाल बराबर क्या होता है भाई साहब, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय। तो चाल कितना है पहली का 2x आप कहेंगे, दूरी कितना चल रहा है आप कहेंगे 350 किलोमीटर चल रहा है, कितने घंटे में चल रहा है तो आप कहेंगे 5 घंटे में चल रहा है, यही ना। तो कितना हो जाएगा ये 500 से 35 70 हो गया, दूसरे इसको काट देंगे तो x का मान आ गया 35 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। 35 किलोमीटर प्रति घंटा ये x की वैल्यू। अब देखिए पूछ क्या रहा है। अब पूछ रहा है कि दोनों ट्रेनों की गति के बीच का अंतर, तो दोनों की गति का अंतर कितना है तो आप कहेंगे 5 में से 2 या 3x का अंतर है। तो अंतर की बात करें अगर तो वो है 3x स्पीड का अंतर, तो 3 गुना 35 हो जाएगा। तो 3 गुना 35 होता है 105 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर आ जाएगा 105 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अगर पूछा होता पहली का चाल बताओ तो आप क्या करते, 35 गुना 70 पहली का चाल हो जाता है। अगर पूछता दूसरी का चाल बताओ तो आप कर देते 35 गुना 5, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाता है 135 गुना 70 गुना 140 और 140 में 35 जोड़ देते 175 हो जाता है। ठीक है। चलिए ये आपका आंसर हो गया 105। लेकिन ये अंतर पूछ रहा था, योग पूछता तब क्या कर देते 5 और 2 7 योग हो जाता ना, तो 7x हो जाता उनके ट्रेन की गति का योग, तो 7 गुना 35 कर देते तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है। चलिए तो इसका आंसर समझ में आया, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। पहली का ट्रेन का क्या दे रखा था, दूरी दे रखा था, उसी के हिसाब से हमने रेशियो में ज्ञात कर लिया। रेशियो और जगह बराबर चलता है। हाँ अगले की बात करें। कह रहा P और Q की वर्तमान आयु के बीच का अंतर है 8 वर्ष और उनकी आयु क्रमशः 2 और 3 के अनुपात में, यानी 2 और 3 के अनुपात में है। तो ये हो गया 2x और ये हो गया 3x और इसी का अंतर कितना है x, और यही दे रखा है 8 वर्ष। देखिए दे रखा है ना। क्या कह रहा है कि दोनों के वर्तमान आयु का अंतर 8 वर्ष, तो दोनों का वर्तमान आयु कितना है 3x 2x, दोनों का अंतर हो गया ये x, तो x बराबर 8 वर्ष। अब देखिए क्या पूछ रहा है, P का वर्तमान आयु बताओ। अरे भाई साहब ये P है और ये Q है, इसका वर्तमान आयु कितना 2x है, तो कितना हो जाएगा ये 2x, यानी 8 गुना 2 अर्थात 16 वर्ष, यही ना हो जाएगा। 8 अंतर। अगर इसका पूछता Q का तो 8 का 24 वर्ष हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। तो ऐसे भी सवाल आते हैं। देखिए आप इसको देख करके लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल भी लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करा जाए। हाँ अगला प्रश्न ठीक ठाक है। देखिए क्या कर रहा है, साधारण ब्याज की बात कर रहा है। कह रहा है कि 3 वर्षों में 800 रुपए की राशि 920 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर 3% की वृद्धि हो जाए तो वही राशि, मतलब 800 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब होता है मिश्र धन पूछ रहा है। इसमें बातें पहले 2 कर रहा है। पहली बात क्या कर रहा है कि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपया 920 रुपया हो जाती है। इसका मतलब पहले आपको ये बताइए साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा कहेंगे आप 100। तो साधारण ब्याज क्या होता है, तो साधारण ब्याज होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। अब मिश्र धनवा कितना है आपका, तो वो है आपका 920 माइनस 800, तो आपका आ गया 120, कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन है आपका 800, दर कितना है वही तो पता करना है, समय कितना है 3 वर्ष में, अब बटा 100 कर देंगे, ये इससे कट जाएगा, है ना। तो ये कितना बार हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 8 त्रिक का 24 और 24 से कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, है ना। हाँ 20 चौको नहीं 6 बार में कट जाएगा। 8 त्रिक का 24 और 24 छक्के
सॉरी 24 ठीक है ना, 20 25 100 अब 5 को 20, हाँ 120 ठीक है ना। तो 8 3 24 यानी दर कितना आ गया, वो आ गया आपका 5%, अभी फिलहाल में आ गया। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि हो जाए, यानी अब अगर अब दर की बात करें तो अब हो गया 5 धन 3 अर्थात 8%। तो पूछ रहा है कि अब जरा बताइए वही राशि कितना रुपया हो जाएगी। तो ब्याज हम यहाँ पर भी ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा भैया, वही मूलधन है यानी 800 गुणे अब दर कितना हो गया 8, समैया वही है 3 अब बटा 100 कर लेंगे तो ये इससे कट जाएगा। तो 8 8 64 और 64 3 आपका हो गया 192, यानी 192 रुपया तो आपका ब्याज आया और है मूलधन कितना तो 800। तो इसी में 800 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 992 रुपया, 992 रुपया। अगर ब्याज पूछता तो 192 होता है, लेकिन क्या पूछा इसने कि मूलधन सॉरी मिश्र धन अब कितना हो जाएगा, यानी 992 रुपया। ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है ना। बस यहाँ से रेट हमने निकाला और रेट में करा अब बढ़ा दीजिए तो बढ़ा दिए 3%, क्या दिक्कत है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन जरा सा लगाइएगा। हाँ अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या कह रहा है, सबसे अंत वाले करणी में से अगर बाहर निकालेंगे तो आपका निकलेगा 5। बोलिए निकलेगा कि नहीं, 25 है ना तो 5 निकलेगा। इसका आंसर आप मुंह जुबानी दे सकते हैं, जरा देखिए कैसे। 25 में से कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। उसके बाद से 11 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 करणी से निकलेगा तो 4 के रूप में निकलेगा। अब वही 4 जब 21 में ऐड होगा तो 21 4 25 हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं, 25 हो जाएगा। अब 25 अगर करणी में से निकलेगा तो आप कहेंगे 5 में क्या निकलेगा। अब वो 5 अब 31 में ना ऐड होगा तो 31 और 5 36 हो गया। अब 36 करणी में तो किसके रूप में निकलेगा, 6 के रूप में निकलेगा। अब जब 6 बाहर जाएगा तो 58 में 6 जुट जाएगा और हो जाएगा करणी में आपका कितना 64, और 64 करणी में होता है इसका वैल्यू होता है 8। इसका आंसर आ गया 8। अब देखते हैं इसको मार सकते हैं, है ना। बस तो सबसे पीछे से यहां पर जाना करणी में से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा ए बी और सी मिलकर के एक कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 4 दिन में। ए कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिन में। बी कितने दिनों में कर रहा है अकेले, 18 दिन में। तो पूछ रहा है सी कितने दिनों में करेगा। कोई दिक्कत नहीं, सी का बता देंगे। सबसे पहले इन सभी का क्या ज्ञात कर लेंगे, एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 36 हो जाएगा। अब जो एलसीएम आता है वही इनका कुल काम होता है। क्या होता है, काम होता है। और जब हम क्या निकाले हैं क्षमता, तो हम आपको बता दें कि क्षमता बराबर क्या होता है, क्षमता या आप दक्षता बोलिए तो क्षमता बराबर होता है कार्य बटा समय। तो कार्य कुल कितना 36 और समय कितना लग रहा है 4। तो क्षमता निकालेंगे तो 36 बटा 4 9 हो जाएगा। इसकी क्षमता निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। और ये बी की क्षमता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको चाहिए सी का काम। तो सी का कितने दिन में करेगा ना, तो दिन बराबर देखिए यहाँ पर हमको अगर समय बराबर ज्ञात करना हो तो सी का समय, तो सी का समय बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा सी की दक्षता। यही ना, क्षमता लिखे है ना, तो क्षमता लिख लीजिए। कार्य कितना है 36 है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पूरा कार्य अब सी को भी करना है। अब बात करते हैं कि इसकी क्षमता कितनी है। अब आप बताइए, 3 लोगों की मिलाकर के क्षमता है 9 और पहले की है 3 और दूसरे की है 2। तो इन दोनों लोगों को जोड़ दें और इसमें से घटा दें तो सी का नहीं पता चल जाएगा। नहीं समझे। मान लेते हैं कि 3 लोगों के पास है 9 रुपया है और पहले के पास है 3 रुपया, दूसरे के पास है 2 रुपया, तो इन दोनों के पास 3 2 5 रुपया है। तो आप कहेंगे ना तीसरे के पास 4 रुपया होगा, यानी 4 की क्षमता है। तो 4 9 36 9 आपका आंसर आ गया। यानी 9 दिन लगेगा सी को काम खत्म करने में। ठीक है, बस कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्षमता बराबर होता है कार्य बटे समय। ये भी आपको आंसर मिल गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। करा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी। हम आपको बताया थे एक बार
क्षेत्रफल में वृद्धि 2 बार किया जाता है, कितनी बार? 2 बार। और अगर घन में पूछता तो कितनी बार? 3 बार किया जाता है, ठीक है ना। क्षेत्रफल में 2 बार की वृद्धि और घन में 3 बार की वृद्धि। अगर वक्र पृष्ठ में भी पूछेगा तो भी 2 बार की वृद्धि, संपूर्ण पृष्ठ में भी पूछेगा तो भी 2 बार की वृद्धि, ठीक है ना। इसका मतलब क्षेत्रफल में 2 बार की वृद्धि, यानी अगर वृद्धि कर रहा तो ए का मान लेते हैं 25% है और इसी 25% को एक बार और बढ़ा रहा है 25%। तो हम आपको अभी भी बोले हैं फार्मूला a + b + ab/100। तो जरा 2 बार बढ़ा दीजिए तो 25 + 25 + 25 गुना 25 अब बटा 100 कर देंगे। 25 25 50 हो जाएगा। आप 25 25 का गुणा कर देंगे तो 625। 625 को अगर 100 से भाग देंगे तो आपका आएगा 6.25। इसी को ऐड कर देंगे तो 56.25%। इसका मतलब है कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 56.25% बढ़ जाएगा। ये बढ़ जाएगा, अगर पूछा कितना हो जाएगा तो इसी में 100 ऐड कर देते तो आ जाता 156.25% हो जाएगा। पहले था 100%, अब इतना हो जाएगा। लेकिन कितना बढ़ जाएगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा 56.25। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बात करेगा क्षेत्रफल की तो 2 बार बढ़ाइएगा, घन की बात करेगा तो इसी तरीके से 3 बार। लेकिन ये 2 बार पर काम करता है। अगर 3 बार बढ़ाना होता तब क्या करते? तो अभी हम आपको बता दें, यदि यही चीज घन के आयतन में कह देता है तो आपको बता दें, तो इसका आंसर तो आपको मिल गया ना। चलिए, अगर यही बात यहां पर वृत्त दे रखा ना, वृत्त की जगह पर अगर घन दे रखा होता तो आप क्या करते? देखिए, मूल होता है 100, बोलिए होता है कि नहीं होता है? 3 बार वृद्धि कर रहा ना तो इसको इस तरीके से लगाइएगा, ठीक ना। कुल जो वृद्धि है, कुल वृद्धि इस तरीके से लगाइएगा, ठीक है ना। कुल वृद्धि किस तरीके से लगाएंगे? हाँ, कुल वृद्धि लगाएंगे इस तरीके से। देखिए, मूल है 100 और वृद्धि कितना हो रहा है? 25% का। तो 25% का हो जाएगा 125/100 कर दीजिए, फिर 125/100 कर दीजिए, फिर 125/100 कर दीजिए, फिर जो आपका आंसर आ जाएगा वही सही होगा, ठीक है ना। तो जरा देखिए, ये 25 25 हो जाएगा 125, चौको 100, 25 25 125, चौको 100, 25 25 125, चौको 100 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद से कितनी बार में कट जाएगा? ये 4 बार में ये कट जाएगा 25, ठीक है ना। अब देखिए, इसी का गुणा कर ले तो 5 5 25 25 125, यानी 25 × 125 और बटे 4 चौको 16 कर लेंगे, है ना। अब इसी को काट लीजिए तो कितना हो जाएगा ये? तो 25 25 125 को 5 2 आया, 25 दूना 50 और 2 52 2 आया। 25 25 125, सॉरी 25 25 125 को 5 हाथ में 12 ना, तो 25 दूना 50 और 12 62 और 2 आया, 6 आया हाथ में ना, तो 25 का नाम 25 6 3125 आएगा। हाँ, अब 16 से भाग दे दिए, तो 16 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 का नाम 16, क्योंकि 16 दूना 32 हो जाएगा, तो 15 बचा, 152 हो जाएगा, है ना। तो 152 हो जाएगा तो 16 से कितनी बार में जाएगा? 16 8 144 होता ना, नहीं 16 9 144, ठीक है ना। 16 8 128, तो 128 आ गया। 16 9 कर दीजिए, 16 9, सॉरी 9, तो 16 9 144, तो 144 हो गया। कितना आ गया? ये 12 में 4 जा 8 आ जाएगा, और ये कितना बचा? यहाँ पर कुछ नहीं बचा ना, हाँ 8। अब 85 हो गया, तो 16 85 और 5 बचा, तो 0.50 कर लेंगे तो 16 3 48, 2 बचा, 16 का नाम 16। देखिए 195.31, लेकिन वृद्धि कितना हुआ? 100। आप प्लस कर देंगे 95.31, अर्थात कितना हो जाएगा आपका? 95.31 की वृद्धि होएगी, ठीक है। चलिए, तो ये बाकी आपका कैलकुलेशन था, तो ये 95.31% की वृद्धि होगी। आपको लगाना कैसे वो समझ में आना, बाकी तो आप कैलकुलेशन कर ही लेंगे। चलिए, तो अब बताते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जरा देखिएगा। ये देखिए, ये महत्तम समापवर्तक वाला भिन्न दे रखा है। भिन्न का महत्तम समापवर्तक की बात कर रहे हैं, यानी क्या दे रखा है? 4/9 दे रखा है, 2/5 दे रखा है, 6/8 दे रखा है और 2/5 दे रखा है। 2/5 2 बार है ना। क्या कह रहा? महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो हम आपको बताते हैं कि भिन्न का मौसा क्या होता है, यानी भिन्न का अगर आपको मौसा ज्ञात करना है तो ये बताए भिन्न बराबर होता है क्या? तो आप कहेंगे अंश बटा हर होता है। और जो मौसा यानी ऊपर है ना, ये तो ऊपर ही लिखेंगे, यानी अंश का क्या ज्ञात करेंगे? मौस। तो हर का क्या बचा ज्ञात करने के लिए? तो आप कहेंगे लस। अगर यहीं पर भिन्न का लौसा ज्ञात करना होता तब क्या हो जाता? तो भिन्न का लौसा बराबर हो जाएगा अंश का लौसा बटे हर का, तो क्या बचा? तब मौसा हो जाता, फार्मूला ये हो जाता, ठीक है ना। चलिए, तो जरा अंश क्या है? 4 2 6 2 का,
क्या ज्ञात करेंगे भैया, मौसा ज्ञात करेंगे। और 9 5 8 5 का क्या ज्ञात करेंगे, तो आप कहेंगे कि लौसा ज्ञात करेंगे। ये फार्मूला, क्या दिक्कत है। 4 2 6 2 का मौसा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दुयन होगा मौसा, मौसा का मतलब होता है जो हर जगह हो, तो दुए तो हर जगह है, 2 से सब कट जा रहा है ना, तो 2 मौसा हो गया, ठीक ना। अगर नहीं सब कटते तो 1 होता है ना। चलिए, 9 5 और 8 का मौसा क्या हो जाएगा, तो 5 5 कॉमन है, तो आप क्या कर लीजिएंगे, 8 5 40 और 40 9 चौको कितना आ जाएगा, 9 8 72 और 72 5 360, ये हो जाएगा। तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/180, यानी 1/180 यही आपका मौसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा भिन्न का मौसा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये देखिए कर 4 घंटियां एक साथ बजती हैं, एक साथ बजती हैं, बाद में वे, मतलब क्या हुआ कि एक बार तो बज चुका, उसके बाद की बात कर रहा है कि वे क्रमशः 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो इन सभी का आप क्या ज्ञात कर लेंगे, सबसे पहले लस, तो इनका लसा कितना हो जाएगा, 120, तो 120 सेकंड, यानी 120 सेकंड का मतलब हुआ कि 2 मिनट। इसका ये मतलब हुआ ना कि 2 मिनट में ये लोग एक साथ फिर से बजेंगे। तो सबसे पहले कभी भी अगर ऐसा संख्या दिया रहा है तो इसका क्या याद कर लेंगे, लसा कितना हो जाएगा आपका 120 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट, क्योंकि सब सेकंड में दे रखा है ना, तो 2 मिनट, यानी 2 मिनट में एक बार बजेंगे। तो 2 मिनट में अगर एक बार बजेंगे तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, तो आप कहेंगे कि 30 मिनट में 15 बार बजेंगे। और क्या बोला है कि 6 घंटे एक साथ बजती हैं, बाद में वे, बाद में, इसका मतलब एक बार तो पहले बज चुकी थी, तो कुल ले दे करके कितनी बार हुआ, 16 बार, बाद में 15 बार बजी थी, एक बार पहले बज चुका था, तो कुल 16 बार वो बजा। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो कर चुका है ना कि वो बजती हैं, और बाद में का मतलब एक बार बज चुका है। अदरवाइज आप जल्दी में आंसर मार देंगे 15, है ना। चलिए, तो इसका इस तरीके लगाएंगे, यानी जो भी दिया रहेगा समय अंतराल उसका क्या याद कर लेंगे, लसा याद कर लेंगे, और उसी समय वो बजेंगे एक साथ, यानी वो लोग एक साथ मिलेंगी। ठीक है ना। चलिए, हाँ अगला देखिए क्या करा 2 घनों के आयतनों का अनुपात 64 और 13 31 है। कितना है, 64/13 31। तो हम आपको बता दें कि अगर घनों का आयतनों का अनुपात ये है तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, तो भुजाओं का अनुपात होता है, अगर हम बात करें, अगर इसकी भुजा, पहले की भुजा अगर A1 हो और दूसरे की भुजा अगर A2 हो, तो हम आपको बता दें कि जो A1/A2 होता है वो होता है पहले का आयतन, ठीक ना, यानी पहले का आयतन बटा दूसरे का आयतन। कोई दिक्कत नहीं है। तो A1/A2 क्या आ जाएगा भैया, पहले का आयतन है कर्ण में 64, और ये क्या, ये क्यूब है, क्यूब के रूप में होगा, ठीक ना। तो 64 किसका होता है, 4 का, और 1331 कितना होता है, 11 का, यानी भुजाओं का अनुपात कितना आ गया, 4 और 11। ठीक ना, ये भुजाओं का अनुपात है, क्योंकि आपको पता भी है कि घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, घन का आयतन कर्ण में हो जाएगा, और ये 3 मतलब क्यूब रूट रहेगा उसका, है ना। अब देखिए क्या पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है, भुजाओं का अनुपात नहीं पूछ रहा, वरना 4 11 का मार करके आप आगे बढ़ जाएंगे। ना 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 ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका वर्ग होता है, यानी तब अगर हम बात करें A1/A2 का हो जाता है होल स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का इनके अनुपात होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है ना, अनुपात। तो क्या हो जाता है, A1/A2 का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और 11 का हो जाएगा 121। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो याद रखे रहिएगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होता है ना 6a²। नोट कर लीजिएगा, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन होता है 6a²। तो इसी वजह से हमने स्क्वायर कर दिया, 2 भुजाएं हैं, 2 लोग हैं ना, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और 11 का हो जाएगा 121। अगर भुजाओं का पूछता तो ये आंसर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ये आंसर है, और घन का आयतन तो देव किया था 64 और 13 31। याद रखे रहिएगा, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेशन जरा इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए तुरंत। क्या हो जाएगा, 32 और 4 हो जाएगा 8, माइनस 5 और 8, ये भाग कर रहा है, यानी 5 × 8/3 हो जाएगा, अब बट्टे हो जाएगा, 5 3 15, माइनस 6 3 9, ये हो जाएगा। तो ऊपर जरा देखिए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8
8 त्रिका 24 और 24 में से 8 पचे 40, 8 पे 40 ना, तो 24 में से 40 या कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका -16। आप बट्टा ये 3 का गुणा नीचे हो जाएगा, यानी 15 में 9 हो जाए 6 और 6 गुणे 3 अर्थात 18, ठीक ना। तो 2 3 6 हो जाएगा और 2 8 16, यानी -8 बटा 3 त्रिका 9, -8 बटा 9 पहला ऑप्शन, ठीक ना। ये तो कैलकुलेशन है, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हो गया -8 बटा 9। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको तो आप लगाइए। क्या कह रहा है, सुकेश प्रतिवर्ष 10,000 रुपये वेतन कमाता है, यदि उसके वेतन में 14% की वृद्धि हो गई, यानी कमाता कितना था 10,000 और 14% की वृद्धि होने का मतलब हो गया 114%। तो ये पूछ रहा कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 114, उसके आगे 2 जीरो, यानी 11,400 रुपया उसका हो जाएगा। यानी अब वो प्रतिवर्ष कितना अर्जित करेगा, कितना कमाएगा, 11,400। बस ऐसे आप भी नौकरी पाइए, और आप भी जब नौकरी पाएंगे तो आप अभी महीने कमाएंगे केवल इतना नहीं, इसका 3 गुना आप कमाएंगे, आपकी सैलरी इसके 3 गुना सैलरी होगी, ठीक ना। फिर आपकी जो कुछ इच्छाएं भी होंगी आप उसको भी पूरा करिएगा। चलिए अगला देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहा है एक चुनाव में 9% मतदाताओं ने अपने उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, यानी 9 लोग वोट वह नहीं दे रहे, 9% लोग, ठीक है ना। अच्छी बात है, मतदान देना चाहिए लेकिन वोट देना चाहिए, ठीक ना। यही तो एक आपका अधिकार है, ठीक ना, जो आप स्वतंत्र अवस्था में किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 46% मत प्राप्त हुआ, यानी 9% तो पढ़ा ही नहीं था, तो पढ़ा 91 का 46% इसको प्राप्त हुआ। करा उसने दूसरे उम्मीदवार से 100 वोटों से जीत हासिल की, यानी दूसरा उम्मीदवार कुछ परसेंटेज पाया होगा, उससे ये 100 वोटों से जीत गया पहला वाला। करा तो चुनाव में वोटों की कुल संख्या कितनी थी, तो वोटों की कुल संख्या तो मानते हैं कि माना जो वोटों की कुल संख्या है, यानी कुल वोट कितने हैं 100% है। 9% पड़ा नहीं तो आपका हुआ कितना 91। अब 91 में फर्स्ट वाला कितना पाया है, तो फर्स्ट का रहा 46। अगर इसी में से माइनस कर दें तो दूसरे वाले का पता चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। 100 कुल था, 9 पड़ा नहीं तो पड़ा 91 पहला वाला पाया 46। अगर इसी 46 को माइनस कर देंगे इसमें से तो दूसरे वाले का पता चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 में 6 5 और ये हो जाएगा 4, यानी 45। यानी 45% पाया है दूसरा वाला और 46% पाया है पहला वाला। इन दोनों का अंतर कितना 1% का, और यही कह रहा है कि 100 वोटों से जीत गया। इसका मतलब पहला वाला ज़्यादा ही पाया 46% और 45% पाया, बहुत नाम मात्र का अंतर रहा है ना। यानी पहला वाला पाया है 46 तो 1% बराबर 100, और कुल वोटवा कितना है 100%, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 गुणे 100 हो जाएगा, अर्थात 10,000 वोट कुल था। अगर कहा होता कि कुल कितने पड़े थे तब हम 91 बराबर करते, क्योंकि 91% तो वोट पड़ा था, तो हो जाता 91% बराबर कितना, तो 9100 हो जाता है, 9100 वोट पड़ता है, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम वाला सवाल है क्या, बिल्कुल भी नहीं, बस जो कह रहा है उसको हमने करते गए, ठीक है। चलिए इसका भी आंसर आपको आ ही गया होगा। अब अगले सवाल की बात करें, बस कुछ और सवाल है। करा अर्जुन और करण के अंकों का अनुपात 2:3 है, यानी अर्जुन है और करण है, तो करा 2 और 3 का अनुपात है, यानी ये 2x हो गया और ये 3x हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यदि अर्जुन के अंक करण के अंकों से 22 कम है, इसका मतलब है कि अर्जुन का अंक कम है, दिख भी रहा 2x है और 3x है, तो अर्जुन का अंक कम है किससे, करण से, अर्थात 3x का और 2x का अंतर लेंगे तो आएगा x, और यही दिया है 22, यानी कितना कम है 22 अंक के बराबर कम है, यही ना बात हुआ। अरे भाई इनका अंतर 3x - 2x होगा तो इसका अंतर होगा x, वही दे रखा 22 के बराबर है। तो पूछ रहा है अर्जुन और करण के कुल अंक ज्ञात करिए, तो अर्जुन और करण का कुल अंक कितना है, तो आप कहेंगे कि कुल अंक वह है इन लोगों का 2x आधन 3x मिला करके हो जाएगा 5x, तो 5 गुणे 22 और 5 गुणे 22 कर देंगे तो 110 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए तो ये आगे आपका आंसर आ गया 110। चलिए अब अगले सवाल की बात करते हैं। बस कुछ और सवाल है, बस कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, बस कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, लोगों का तो केवल वक्त आया था, आपका दौर आएगा। तो वर्दी का सपना रखने वालों मेहनत करो, वर्दी जल्द ही आपका इंतजार कर रही है, और इस बार तो होगा ही होगा सिलेक्शन। 2023 में आपका सिलेक्शन होना तय है अगर आप मेहनत कर रहे हैं, है ना।
चलिए अगला सवाल है, नाव धारा क्या कर रहा है, एक नाव की अनुप्रवाह गति है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुप्रवाह में आपको पता है कि दोनों का गति जोड़ लेते हैं, यानी नाव की गति अगर x है और धारा की मान लो अगर y, तो अनुप्रवाह गति क्या हो जाता है भैया, तो अनुप्रवाह में आप कहते हैं दोनों को जोड़ लेते हैं, तो दोनों की गति दे रखा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद से कह रहा है वो 8 घंटे में प्रतिवाह, प्रतिवाह का मतलब होता है अनुकूल, और अनुकूल में क्या करते हैं, नाव में से धारा को घटाते, क्योंकि नाव की चाल हमेशा धारा की चाल से अधिक होती है, याद रखे रहिएगा, नाव की चाल धारा की चाल से अधिक होती है। तो प्रतिवाह में करते हैं क्या, घटाते हैं, यानी x माइनस y का वैल्यू कितना दे रखा है, तो कह रहा 8 घंटे में 320 किलोमीटर, और चाल बराबर होता क्या है, तो आप कहेंगे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है, एन होता है। तो ये प्रतिवाह चाल ही तो है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय करेंगे तो 320 बटा 320 किलोमीटर है ना, हाँ 8 घंटे में तो कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा प्रतिवाह में, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहां पर याद रखे रहिएगा, ये इतना समझ में आया, अगर नाव की चाल ज्ञात करना होगा ना तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, यानी अनुप्रवाह आधन प्रतिवाह यानी प्रतिकूल चाल, इनको अधिया दीजिएगा, जोड़ करके आधा कर दीजिएगा। अगर धारा की चाल पूछेगा ना तब क्या करेंगे, तो कह दीजिए कि दोनों की चलिया को घटा देंगे और उसके बाद से आधा कर देंगे, आ जाएगा। तो बस जरा देखिए नाव की चाल क्या पूछ रहा है भैया, नाव की चाल बताओ, तो दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, यानी अनुप्रवाह और प्रतिवाह को जोड़ना है, यानी 80 और 40 120 हो गया, बटा 2 कर देंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अगर धारा की पूछ रहा होता तो 80 में से 40 घटा देते तो आ जाता 40, अब बटा 2 कर देते तो आ जाता 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया। तो पूछ रहा था नाव की चाल, नाव की चाल आपका आया कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए ये सवाल था। अब एक लास्ट सवाल है, कौन सा सवाल है, लास्ट। अब इसका आंसर देखते हैं कितने लोग देते हैं, जरा इसका आंसर दीजिए, अच्छा सवाल है। कह रहा है एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, 5 घंटे में एक यात्रा जरा पूरी कर रहा है, यानी मान लेते हैं कि यहां से लेकर के यहां जा रहा है, ए से लेकर के बी जा रहा है, 5 घंटे में पूरा इसको यात्रा करने में लग रहा है, 5 घंटे लग रहे हैं। यात्रा का एक भाग वह 21 किलोमीटर है, और कितना करा, पहले आधा भाग वो करा, यानी मान लेते हैं कि आधा यहाँ है, तो आधा भाग ये 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, और उसके अगले आधे भाग को ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये x है और ये x है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगी 2x हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम मान लो पूर्ण रूप से मान लें तो x दूरी आधा, तो ये भी आधा x हो जाएगा, तो कुल लेकर के कितनी दूरी हो जाएगी 2x, यानी कुल दूरी आपकी अगर बात करें तो 2x है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए कि समय बराबर अगर हम पूछें तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो अगर हम कहें कि कुल समय, यहाँ पर कुल समय दे रखा ना, तो कुल समय बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे पहले आधे जाने में लगा समय, यानी आधी दूरी जाने में लगा समय, आप प्लस आधी दूरी ये आगे वाला, यानी सी से अगर यहां पर बात करें सी से, यानी सी से बी, तो आधी दूरी और जाने में लगा समय, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो कुल समय कितना 5 घंटे हैं, 5 घंटे है ना, 5 घंटे हैं। आधी दूरी में समय, समय बराबर क्या होता है, तो आपको अभी अभी लिखे हैं समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो यक्स क्या है, यक्स है दूरी, चाल कितनी है 21 प्लस, समझ में आया। अगला दूरी कितना है यक्स है, चाल कितना है 24, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो आइए जरा कर लेते हैं सॉल्व। तो 21 और 24 का गुणनखंड क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 3 × 7 × 8, है ना, यानी 8 फते 56 तिहाई, ये हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक ना, 56 तिहाई हो जाएगा 50 तिहाई 150 और 6 × 18 यानी 168 हो जाएगा इसका। अब देखिए 7 × 21 कट गया, 8 बचा तो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x, 8 × 24 सबसे पहले काटते हैं ना, तो 8 × 24 काट देंगे, तो 24 कट गया बचा 7, यानी ऊपर जाएगा 7x हो जाएगा ना। तो आपका आ गया कितना 15x बटा 3 × 7 × 8, और यही बराबर किसके है 5 के बराबर है,
तो इधर लिख देते हैं बराबर 5, ठीक ना। अब देखिए जरा 5 3 आए 15 और 3 से 3 कट गया तो 8 फते 56, तो x का वैल्यू कितना आ गया 56 किलोमीटर। x का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ये कुल दूरी पूछा है और x की वैल्यू है 56। तो पूछ रहा तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करो, तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है 2x यानी 2 × 56, तो 2 × 56 अर्थात कितना हो जाएगा 112 किलोमीटर, ये इसका कुल दूरी है। तो बस क्या था, यानी आधी दूरी जाने में लगा समय धन, अगली आधी दूरी जाने में लगा समय, और समय बराबर क्या होता दूरी बटा 4, तो दूरी x था, x बटे 21 कर दिए, अगली दूरी थी x बटे 24 कर दिए, कुल समय लगा था 5, इसी को सॉल्व कर दिए तो x का वैल्यू है 56 ऑप्शन में रहा होता तो आप तो तुरंत मार दिए होते, लेकिन शुक्र करिए कि 56 ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो 56 कुल दूरी कितनी 2x यानी 2 × 56 अर्थात 112, ठीक ना। तो हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है ना, 112 इसका आंसर हो गया। तो आपके ये प्रैक्टिस नंबर 2 खत्म होता है, फिर आपको नेक्स्ट सेशन में अगला प्रैक्टिस मिल जाएगा। और ऐसा प्रीवियस ईयर में कहीं न कहीं पूछे गए क्वेश्चन है, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि आपके जो एसएससी जीडी के एग्जाम है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन ही हम आपको दें, ठीक ना, ताकि आपका बेस्ट काम हो सके, यानी बेहतरीन आपका फायदा हो सके, ठीक ना, ताकि इस बार आपका जो सपना है वो पूरा हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।